सुबह 11 बजे के करीब आई इस आपदा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जल प्रलय के कारण दो बड़े बिजली प्रोजेक्ट ऋषिगंगा और तपोवन को नुकसान हुआ है। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले 150 कर्मचारियों के बह जाने की भी आशंका है और साथ ही तपोवन में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर यह है कि यहां पर कुछ लोग सुरंगों में फंसे हुए हैं। तबाही की इस मार के बारे में आशंका थी कि ये मैदानी इलाकों तक बड़ी तबाही बन सकती है, लेकिन राहत की बात यह कि मैदानी इलाकों तक बाढ़ की स्थिति सामान्य होने की खबर है। जोशीमठ में जल प्रलय, दो बड़े प्रोजेक्ट को नुकसान, राहत बचाव का काम जारी। सात फरवरी 2021 की तबाही ने एक बार फिर उत्तराखंड को 2013 जैसी तबाही की आशंकाओं के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि सुबह 11 बजे के करीब चमोली के रैणी गांव के नजदीक लोगों ने पानी की ऐसी गर्जना 2013 से पहले कभी नहीं सुनी थी। तो लगभग 9:30 से 10 के बीच में, एग्जैक्ट टाइम तो वैसे नहीं आ पाया है, लेकिन एक बहुत ही धमाके जैसी आवाज़ में बोलूँगा, जैसे कि कोई पत्थर पहाड़ टूटता है या कोई बहुत बड़ा बांध टूटता है, वैसी स्थिति बनी थी वहाँ पर, जो जोशीमठ तक सुनाई पड़ी। हमारी टीम्स लगभग 300 लोगों की टीम 3 टीमों में बंटकर, जो कि एमएस एंड ओली और जोशीमठ की हमारी बटालियन, 1st बटालियन ITBP, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने अपना राहत और बचाव कार्य के लिए तुरंत अपनी टीम्स रश की। 7 फरवरी के शुरुआती वीडियो से ही साफ हो गया था कि ये तबाही बहुत भयंकर थी। जल प्रलय के साक्षी बने लोगों की कांपती आवाज बता रही है कि नुकसान भयंकर हुआ है। सबसे पहले 2 पावर प्रोजेक्ट इस तबाही का निशान बने। सुबह जिस वक्त ग्लेशियर टूटा, उस वक्त ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में कर्मचारी काम कर रहे थे। तपोवन प्रोजेक्ट में भी कर्मचारी काम में जुटे थे। दोनों जगह करीब 150 कर्मचारियों के मौजूद होने की जानकारी आई। तपोवन प्रोजेक्ट में सुरंग बनाने का काम जारी था। इन सुरंगों में कर्मचारियों के फंसे होने की खबर है। तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी ITBP की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जना काम करते हैं, तो कुछ जना करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। सकरी घाटियों के बीच से होता हुआ करोड़ों गैलन पानी इतनी रफ्तार से बहता हुआ आया कि उसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। पानी के साथ साथ आए बड़े बड़े पत्थरों ने तबाही और बढ़ा दी। आशंका जताई जा रही थी कि तेज रफ्तार पानी मैदानी इलाके तक पहुंच सकता है और नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर यहां भी तबाही मचा सकता है। ऋषिकेश में बाढ़ की आशंका को देखते हुए घाट खाली करा दिए गए। साथ ही गंगा नदी में राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई। यह एहतियात पानी की तबाही मचाने वाली रफ्तार को देखते हुए बरती गई। लेकिन श्रीनगर तक आते आते पानी का रौद्र रूप बदलने लगा। राहत बचाव की तैयारी में श्रीनगर डैम से कुछ मात्रा में पानी छोड़ा गया ताकि बाढ़ का पानी डैम में रोका जा सके, लेकिन श्रीनगर तक आते आते पानी की रफ्तार सामान्य हो गई और रफ्तार कम होने से निचले इलाकों से खतरा टल गया। कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ग्लेशियर फटने से आई तबाही श्रीनगर तक आते आते शांत हो गई, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई में इसने कितना नुकसान किया है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। और इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो कि आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरी घटना को आपने देखा,
किस तरीके से आप इस घटना का अभी तक का आकलन करेंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है यूं अचानक से इस आपदा के पीछे? देखिए, इसके पीछे जो ग्लोबल वार्मिंग है या जिस तरह से पर्यावरण का जो शोषण है उसको मैं मानता हूँ। और देखिए, एक स्टडी के हिसाब से पिछले 360 सालों में जो हमारा ग्लेशियर है वो करीब 63 मीटर्स रिसीड किया है। और हमारे यहाँ करीब 3000 छोटे मोटे ग्लेशियर्स हैं हिमालयन रीजन में। और पिछले 80 सालों में 1.8 किलोमीटर ये जो ग्लेशियर्स हैं वो रिसीड किए हैं। अगर आप गौमुख को देखें, पहले गौमुख कई किलोमीटर तक कोई कुछ दिखाई नहीं देता था। आज आप जाइए गौमुख के बिल्कुल मुहाने पे खड़े होकर आपको बिस्लरी की बोतल या पानी की बोतल या चिप्स के पैकेट दिखाई देते हैं। तो ये जो पर्यावरण का जो शोषण है वो सबसे बड़ा इसका एक कारण बना हुआ है। जी, ये एक बड़ा कारण बना हुआ है। आप जिस तरीके से आप ये कारण बता रहे हैं, इनमें कंट्रोल किस पर हो सकता है? मतलब हमारी तरफ से क्या कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि अगर आपदा को देखें तो लगातार हमने एक्सपर्ट से बात की, उसको लेकर तो कोई संभावना, कोई अलर्ट, कोई फोरकास्ट नहीं जारी किया जा सकता। लेकिन वो कारण जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसे भी कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार रहे? जैसे एक कारण का आपने जिक्र भी किया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ह्यूमैनिटी का भी देखिए, सबसे जो प्रेफर्ड स्पीसीज है इस प्लेनेट की वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान प्रकृति को या नेचर को पहुंचाता है वो भी ह्यूमन बीइंग ही है। तो मदर नेचर के एक अपने तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक के दौरान इट वाज ए ईयर ऑफ रियलाइजेशन। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंथ्रोपॉज, जिसके अंदर आपने जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी वो अगर कम हुई तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना रिजुविनेट हुआ। गंगा आप देखिए, आप कितनी अविरल और निर्मल होके बहने लगी। जहां आप देखिए कि जो एनवायरनमेंट था वो रिजुविनेट हुआ। तो जिस रफ्तार से हम इस पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, एक स्टडी के मुताबिक अगर 9.3 बिलियन पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो ये हम जो अर्थ की रिसोर्सेज हैं वो करीब जुलाई तक ही पूरी खर्च कर लेते हैं। तो हमें इस प्लेनेट को सस्टेन करने के लिए 2 अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो जैसे ये जो वन रक्षण है या जो वन रोपण है, इसके ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की जो एक देखिए, एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिलती है कि आजकल एक टूरिज्म डेस्टिनेशन, लोग देखिए, पहले एक इनर लाइन परमिट लिया जाया करता था कि आप जो बॉर्डर एरियाज हैं या जो इनर लाइन है वहां एक आम टूरिस्ट को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आई एम क्वाइट सरप्राइज, मैंने देखा है कि कई मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर आप इनर लाइन परमिट दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, दैट इज नॉट अलाउड फॉर यू। एंड बाद में आके वो कहते हैं कि सर हम तो वहां होके भी आ गए। जी बिल्कुल, ठीक है विनोद दत्ता जी, लौटेंगे आपके पास और भी समझेंगे आपसे। इस बीच ये भी बता दें कि जोशीमठ में ग्लेशियर फटने की वजह से भारी तबाही हुई और सबसे पहली मार पड़ी है ऋषिगंगा के तपोवन पावर प्रोजेक्ट को। भारी नुकसान पहुंचा। खबर है कि डैम पूरी तरीके से हो चुका है बर्बाद। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक ऐसा उफान आया कि कई किनारों पर बसे कई घरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। बहाव की चपेट में आने से 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान 2 प्रोजेक्ट पर ऋषिगंगा और तपोवन को भारी नुकसान पहुंचा। इस सबके बीच किस तरीके से तबाही हुई है वो तस्वीरों के जरिए। साल 2013 के बाद उत्तराखंड को एक बार फिर कुदरती त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। अचानक आई इस आपदा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे।
कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में कुदरत का तांडव, ग्लेशियर फटने से बेहिसाब तबाही, जोशीमठ से उतरी हाहाकारी लहरें, तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये 8 तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर पेश किया कि ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जोशीमठ में दरके बर्फीले पहाड़ ने महज चंद घंटों के भीतर कई किलोमीटर के एरिया को ध्वस्त कर दिया। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए बह गए होंगे। एवलांच के प्रहार ने पहाड़ पर पत्थर और पानी का ऐसा दरिया बहाया कि उसकी जद में आने वाली कोई भी इमारत टिक नहीं सकी। इस भयावह त्रासदी को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसे साल 2013 की वो केदारनाथ आपदा याद आ गई जिसने हजारों लोगों की जान एक झटके में ले ली थी। ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ, एनटीपीसी तो गया। जोशीमठ से उतरा ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन के नीचे बना बैराज भी पहाड़ पर आई इस सुनामी के आगे जवाब दे गया। पानी का बहाव भयावह शोर के साथ घाटी को चीरकर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाहियों के निशान छोड़ गए। तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय। भला किसे यकीन था कि रविवार की सुबह करीब 10 बजे जब उत्तराखंड में आसमान साफ होगा तब कुछ ऐसा होगा कि अचानक पल भर में सब कुछ बदल जाएगा। दबे पांव आई इस आपदा ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी शख्स को बचने का मौका नहीं दिया। एवलांच ने धौली गंगा को इस कदर रफ्तार दी कि नदी के पाट पर खड़ी तमाम इमारतें पल भर में दरिया के भीतर समा गईं। इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से। दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ के पास रैणी गांव और उसके आसपास के इलाके को इस त्रासदी की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि लगातार लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि चमोली, कर्णप्रयाग और श्रीनगर जैसे इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोग फौरन अपनी जगहों को खाली कर दें। धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच कर रहे। कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। अचानक आई इस आपदा ने कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया। धौली गंगा के रौद्र रूप ने इस कदर तांडव मचाया कि इस त्रासदी को अपने मोबाइल में कैद करने वाले लोगों का कलेजा कांप गया। पल भर के अंदर मंजर ऐसा बदला कि हर तरफ लहरों का कहर नजर आने लगा। जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है, कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। कौन गया? उत्तराखंड में अचानक आई इस आपदा ने केंद्र सरकार को भी एक्शन मोड में ला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन
पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग इस कुदरती त्रासदी की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए हर तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई। विनोद दत्ता जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, गौमुख का आपने जिक्र किया, जिससे साफ होता है कि पर्यावरण को बचाना अब कितना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को त्रासदी की तरफ धकेल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो आपदाएं हैं, ये दस्तक भर हैं बताने के लिए कि अभी भी संभल जाओ। अब किस तरीके से आम लोग भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं ताकि जो पर्यावरण संरक्षित रह सके? क्या भूमिका रह सकती है हमारी? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस है। लोगों में एक इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन हमें शुरू करनी पड़ेगी, जिससे लोगों के अंदर ये जागृति उत्पन्न हो कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। हमें अपनी जो पोस्टैरिटी है या जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हम दे के जाएं जिससे वो हमें धन्यवाद दें। और देखिए, आजकल हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह के संसाधन हैं कि हम एक क्लीन और नीट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हर आदमी ये समझता है कि भाई मैं तो संजीवनी बूटी खा के आया हूँ, मरेगा या फना कोई और होगा। तो इस तरह की जहाँ सोच होगी, वहाँ आप अपनी जो पोस्टैरिटी है या जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक बहुत ही भयावह एनवायरनमेंट आप छोड़ के जाने वाले हैं। दूसरी चीज जो बताना चाहता हूं कि हमें, देखिए, जो हमारी जो अवेयरनेस है, जो अब जैसे एवलांच साइट ही देखिए आप, एवलांच साइट्स वो नोटिफाइड हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये एवलांच साइट्स हैं, और अगर इस तरह की कोई आशंका थी या इस तरह का कोई इम्कान था कि कोई एवलांच इस तरह से ट्रिगर हो सकता है। आप ये देखिए, आर्मी में हम लोग रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एवलांचेस देखती है, तो हमारे यहाँ सियाचिन में या त्रेगाम में या इस जगह इस तरह से एवलांचेस आते हैं, और जब हमें कोई आशंका रहती है कि एवलांच आने की उम्मीद है, तो हम उसको आर्टिफिशियली ट्रिगर करते हैं, जिससे कोई हादसा ना हो या कोई कैजुअलिटी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौट रहे हैं आपके पास। उत्तराखंड में रविवार की सुबह अचानक जल प्रलय ने तबाही मचाई, और जल प्रलय किस तरीके से तबाही की शक्ल में पूरे देश को थर्राने में देखने को मिला, कि किस तरीके से पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखा। सरकार का कहना है कि अभी तक इस सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, अचानक आई इस तबाही के पीछे कौन सी वजह है, इसका अंदाजा नहीं लग सका है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उत्तराखंड में आए जल प्रलय की वजह जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों से बात की है। जानकारों का कहना है कि अचानक आई इस तबाही के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। उत्तराखंड में जल प्रलय, ऋषिगंगा नदी में आया सैलाब, ग्लेशियर टूटने से मची तबाही, तबाही का सैलाब। सैलाब, जल प्रलय, बर्बादी और तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल दहला दे। खबर के मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर अचानक एक ग्लेशियर के फटने से ऋषिगंगा नदी में ऐसा सैलाब आया जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनकों की मानिंद उड़ाता चला गया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे थी और बर्बादी की वो तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस इलाके में आई जल प्रलय कितनी भयानक रही होगी। दरअसल जोशीमठ के नजदीक नंदा देवी घाटी में छोटे बड़े 7 ग्लेशियर हैं और इनमें से निकलने वाली कई छोटी छोटी नदियां ऋषिगंगा नदी को बनाती हैं। ऋषिगंगा नदी धौल गंगा में मिलती है जो आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। खबर के मुताबिक इस जल प्रलय की वजह इन्हीं में से एक ग्लेशियर का टूटना माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सर्दी के मौसम में ग्लेशियर कैसे टूट सकता है? आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ग्लेशियर टूट गया?
इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्लेशियर होता क्या है और वो कैसे बनता है। ग्लेशियर यानी हिमनद, सरल भाषा में कहें तो ग्लेशियर बर्फ की नदी है जो धीरे धीरे जमीन पर बहती है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, पहला एल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा माउंटेन ग्लेशियर। आज पृथ्वी का 10वां हिस्सा ग्लेशियर यानी ठोस बर्फ की चादर से ढका है। बहुत सारे ग्लेशियर जो है बड़े स्टीप स्लोप पे हैं और जब वहाँ पे बर्फ जम जाता है जब ढेर सारा बर्फ जम जाता है तो वो स्टीप स्लोप होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक लगता है रिटेन नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है। जब वो गिरता है तो इस तरह के डिवास्टेशन नज़र आते हैं, तीव्र गति से पानी बहती है। अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि ग्लेशियर के टूटने के पीछे कौन कौन सी थ्योरी है। पहली थ्योरी प्राकृतिक। ग्लेशियर धरती के उस हिस्से में बनते हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और जमी रहती है। इन इलाकों में बर्फबारी होने के बाद पुरानी जमी हुई बर्फ नई बर्फ के वजन से दबने लगती है और उसका घनत्व बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो हल्के क्रिस्टल से ठोस बर्फ के गोले में बदलने लगती है, जिसे फिर्न कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ की विशाल मात्रा जमा हो जाती है। इस दबाव से वो बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है और अपने ही वजन से बहने लगती है और हिमनद का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगती है। सबसे पहली बात यह है कि क्या उस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया है कि नहीं। नंबर 2, वो जो ढाल है जिस क्षेत्र में वो ग्लेशियर इकट्ठा हो रहा है वो उसका ढाल क्या है। अगर वो तीव्र ढाल वाला होगा तो ग्लेशियर टूटेंगे या एवलांचेज आएंगे, और अगर वो जेंटल स्लोप है तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है एवलांचेज आने की और ग्लेशियर टूटने की। दूसरी थ्योरी ग्लोबल वार्मिंग। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हिमालय और पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ज्यादातर ग्लेशियर प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से बहते हैं, लेकिन कुछ ग्लेशियर एक दिन में 50 मीटर की दर से बहते हैं और इस तरह के ग्लेशियर खतरनाक होते हैं। इन्हें गैलपिंग ग्लेशियर यानी निगलने वाले ग्लेशियर भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे विनाशक बना देता है। दरअसल पानी का साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पानी में तैरता है, जो कई मीटर ऊंचा हो सकता है, और इसकी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी में तैरते हैं। इस प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है, और अगर माउंटेन ग्लेशियर के साथ पानी मिल जाए तो ये बहुत प्रलयकारी हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल और हिमालय के टेक्टोनिक रूप से सक्रिय होने के कारण जब ये दरारें, ये भ्रंश बहुत बड़े हो जाते हैं तो ग्लेशियर टूट जाता है। निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण बनता है, लेकिन हिमालय का टेक्टोनिक रूप से सक्रिय होना भी बहुत प्रमुख कारण है ग्लेशियर्स के टूटने का। तीसरी थ्योरी ग्लेशियर में दरार। जानकारों का कहना है कि हिमालय के तमाम इलाकों में बड़ी तादाद में फॉल्ट लाइन यानी भ्रंश है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे वो प्राकृतिक प्लेट्स हैं जो संतुलन बनाए रखती हैं, लेकिन जब इन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है तो ये टूट जाती हैं या फिर खिसक जाती हैं। इसे फॉल्ट यानी भ्रंश कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हिमालय में बने ग्लेशियर में दरारें पड़ने लगती हैं। जानकारों के मुताबिक हिमालय के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं, पहली यूरेशियन प्लेट और दूसरी हिमालयन प्लेट। इनके बीच टकराव की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा का प्रभाव पहाड़ी चोटियों पर बने ग्लेशियर में दरार के रूप में दिखता है, और जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं तो ग्लेशियर वहीं से टूटने लग जाता है। जो आपका जो वहाँ का वेदर कंडीशन है, या वो क्लाउड कवर है, या सनशाइन कितना है थ्रू आउट द डे। नंबर 4, जो बेडरॉक है, वो बेडरॉक कंडीशन क्या है, क्या वो हीट एब्जॉर्बेंट है या हीट रिफ्लेक्टेंस है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। नंबर 4, क्या इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं कि नहीं आते। अगर भूकंप आते हैं तो ग्लेशियर का टूटना और उनके क्रैक्स डेवलप होना एक नेचुरल प्रोसेस हो जाएगी। चौथी थ्योरी भूकंप। जानकारों का कहना है कि हिमालय में फॉल्ट लाइन में हलचल के कारण भूकंप आते रहते हैं, जिनकी वजह से भी हिमालय में बने ग्लेशियर में दरारें आ जाती हैं
और वो टूट जाते हैं। हिमालय जो खुद टेक्टोनिक रूप से बहुत ही सक्रिय है, उसके कारण भूकंप आते ही रहते हैं। इन ग्लेशियर्स की सतहों पर भी बहुत से क्रैक्स बन जाते हैं, फॉल्ट्स बन जाते हैं, लिनियामेंट्स बन जाते हैं। हिमालय वेरी सेंसिटिव है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली माइनर सेस्मिक ट्रिमर्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से एवलांचेज और ग्लेशियर्स में क्रैक्स डेवलप होते हैं और एक ग्लेशियर नीचे फॉल होता है। पांचवी थ्योरी, कृत्रिम झील। जानकारों के मुताबिक कई बार ग्लेशियर के टूटने के बाद उससे निकलने वाली नदी का रास्ता रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर के आसपास एक कृत्रिम झील बन जाती है और उस झील में पानी का स्तर और दबाव बढ़ने के कारण भी ग्लेशियर तेजी से टूट जाता है और नदी में सैलाब आ जाता है। जब ये ग्लेशियर्स टूटते हैं तो इनसे जो नदी निकल रही होती है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण एक अल्पकालिक छोटी सी झील बन जाती है। इस झील में पानी बढ़ने लगता है, जिसके कारण कि कुछ समय बाद ये झील बर्स्ट कर जाती है। उसके बर्स्ट करने के कारण आगे पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। छठी थ्योरी, बादल फटना। जानकारों का कहना है कि कई बार क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से भी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जो ग्लेशियर के टूटने की वजह बनता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी ये है कि चूंकि केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके कारण जगह जगह पे वो नदी ब्लॉक हुई थी, मंदाकिनी रिवर। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जैसी की सिचुएशन नहीं थी, नदी ब्लॉक हुई है ग्लेशियर के टूटने के कारण, जिसके कारण कि एक ही जगह पे वो ब्लॉक हुई है। तो जैसे जैसे वो आगे जा रही है, नदी का बहाव जैसे जैसे आगे जा रहा है, उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है और उसकी विध्वंसक क्षमता भी कम होती जा रही है। जानकारों का अनुमान है कि जोशीमठ में आया ये सैलाब जब हरिद्वार तक पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार कम पड़ चुकी होगी, यानी सैलाब की तबाही का असर मैदानी इलाकों में न के बराबर होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, रेस्क्यू पर एसडीआरएफ का बयान सामने आया है। 7 लोगों के शव निकाले गए हैं, ये एसडीआरएफ की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है और ये कहा गया है कि अब तक 170 लोग हैं जो लापता हैं, मिसिंग है। रेस्क्यू पर एसडीआरएफ का ये बयान, जिसके जरिए ये बताया गया है कि एक टनल से 12 लोग बचा लिए गए, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया और वो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया था। तो वहीं दूसरी टनल में 30 के करीब लोग फंसे हुए हैं, जिसकी संख्या मुख्यमंत्री की तरफ से 30 से 35 बताई गई, लेकिन अभी तक उनको बचाने की कोशिश जारी है। 7 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। हमारे साथ लगातार आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता लगातार बने हुए हैं। सर, मैं एक बार फिर से इसी जलप्रलय वाली घटना पर लौट रही हूं। आपको क्या लग रहा है, क्या अब खतरा टल गया है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो फ्लो है नदी का वो सामान्य हो गया है, या अभी भी सावधान रहने की जरूरत आपको लगती है? देखिए, अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना होगा। क्योंकि अगर जिस तरह से ये ग्लेशियर डिसइंटीग्रेट हुआ है या टूटा है, ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है कि कोई बैकग्राउंड सीस्मिक एक्टिविटी हो और उससे दोबारा कोई भूस्खलन की स्थिति अगर पैदा होती है तो हमें उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो आपदा प्रबंधन प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस पे लगातार अपनी नजर रखेंगे और अगले 48 घंटे काफी क्रूशियल हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि करीब अगले 1 हफ्ते तक हमें इस सचेत रहने की जरूरत है। जी लौट रहे हैं सर, लौट रहे हैं आपके पास। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन सैलाब अपने पीछे कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें छोड़ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मी अंधेरे की परवाह ना करते हुए अभी भी बचाव और राहत के काम में जुटे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे राहत कर्मी एक शख्स को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान की तरफ ले जा रहे हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 170 लोग लापता हैं, जिनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी लगातार चल रही है। इस बीच खबर यह आ रही है कि भूवैज्ञानिकों की 2 टीमें जोशीमठ और तपोवन जाकर इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाएंगी।
उत्तराखंड में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है और इस दौरान जिंदगी को बचाने की जंग की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उत्तराखंड पुलिस ने जल प्रलय के दौरान रेस्क्यू हुए लोगों का ये वीडियो ट्वीट किया जो आपके सामने है। इन तमाम लोगों को तपोवन डैम की टनल से रेस्क्यू किया गया। इस टनल में 12 लोग फंसे हुए थे और इन लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ तौर पर बता रही है कि इस आपदा को मात देकर जान बचाने के बाद कितनी राहत। 12 लोग हैं, सब सुरक्षित। अब मलबा का क्या है तो मलबा तो ये के पार तुम भी मलबे में फंसे थे। अच्छा, सही सलामत वापस आ गए। किसने निकाला? आईटीबीपी ने। ओके, कितने लोग थे और क्या कंडीशन वहाँ पे रही थी? बस में बैठना है, पानी था, छाती तक पानी भरा हुआ था। गिनना है बोला, गिनना कितने? 4 घंटे। अभी एक आदमी आ रहे कहाँ पर हो? ठीक है, हमारे पूरे लोग सब 12 के 12 लोग यहाँ पे ठीक है। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये जल प्रलय कई तरह की चुनौतियां लेकर आई है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसी जंग की शुरुआत हो चुकी है जिसे बेहद मुश्किल हालात में अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बढ़ गया है, जिससे गंगा घाटों पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी जितनी भी है ये हटा लो, यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाए। तुम भी एक टीम तैयार करो, ये थक जाएंगे तो फिर तुम सेकंड टीम जो है तैयार रहना। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। जिनका सामान है और गाड़ियां हैं ये नहर बस्ती के किनारे से हटा लें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जंग। खौफनाक मंजर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत की चुनौती से जवानों का सामना। जोशीमठ से उतरा जानलेवा सैलाब भले ही थम चुका है, लेकिन असली चुनौतियां अब सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाली लहरों ने जोशीमठ से जो तबाही मचाना शुरू की, उसके निशान लहरों के गुजर जाने के बाद साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी तबाही और बर्बादी के बीच चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं चमोली जिले से, जब फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। तपोवन इलाके में आईटीबीपी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई ये तस्वीरें अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। दरअसल आईटीबीपी के जवानों ने जब सैलाब के गुजर जाने के बाद मोर्चा संभाला तो तपोवन के आसपास कई लोगों का रेस्क्यू किया है। बचाव के उसी अभियान के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां कई घंटों से एक गड्ढे में फंसे शख्स को इन जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान इस शख्स के हौसले की भी दाद देनी होगी, जिसने अपनी सांसों को रोककर न सिर्फ सैलाब का सामना किया बल्कि मौत को भी मात दे दी। यही वजह रही कि जैसे ही ये शख्स गड्ढे के भीतर से रेस्क्यू किया गया, वैसे ही रेस्क्यू टीम का उत्साह भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो है काम करते हैं, तो कुछ जो है करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है।
चमोली में इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी के जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। टीम का एक एक सदस्य सैलाब से प्रभावित इलाकों की खाक छानकर जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस त्रासदी का डटकर मुकाबला करने वाले कई लोग मौत को चकमा दे चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है और खुद प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं। और जिस तरीके से अभी तक जो यहाँ पर जो एक हमारे पास आंकड़ा आया है प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर अभी तक जो है 23 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है 2 अलग अलग टनलों से, और 5 लोगों के जो है शव बरामद हुए हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। जो यहाँ पर एंट्री रजिस्टर में 178% जो है एंट्री हुई है। हालांकि यहाँ डैम साइड में कितने लोग थे उसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं हो पाया है। पूरे सही सलामत वापस आ गए। किसने निकाला? आईटीबीपी ने? आईटीबीपी ने। कितने लोग थे और क्या कंडीशन वहाँ पर रही थी? पानी था, छाती तक पानी भरा हुआ था। मशीन वहाँ तक पहुँचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहाँ नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहाँ उन्होंने इंटर किया है। इस बीच जोशीमठ में भी एसडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए है। यहाँ भी टीम को एक के बाद एक लाशें बरामद हो रही हैं, जिन्हें रस्सियों से खींचकर ऊपर लाया जा रहा है। एसडीआरएफ को पहली सफलता मिलती हुई रेस्क्यू करते हुए पहली डेड बॉडी जो है निकालते हुए इस समय बहुत ही गहरा, कम से कम 300 मीटर नीचे यहाँ से है, यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की कई टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें तपोवन में, 2 टीमें जोशीमठ में, 1 टीम श्रीनगर में, 1 टीम कीर्ति नगर में, जबकि 1 टीम ऋषिकेश में अलर्ट मोड पर डाली गई है। दावा किया जा रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ एसडीआरएफ की टीम अपने काम को अंजाम दे रही है। वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। वहीं एनडीआरएफ की 5 टीमें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुकी हैं। 5 टीमों को भेजने का आदेश दिया गया है, जिसमें से 3 टीमें एयरलिफ्ट होकर जा रही हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई इस पूरे मसले पर, क्या उनकी तरफ से दिशा निर्देश आया है? दिशा निर्देश है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए और जो भी संभव मदद है, हर संभव मदद दी जाए, और जब तक मदद की जरूरत होगी हम लोग देंगे। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि 100 से 150 लोगों की कैजुअलिटीज हो सकती है, आशंका जताई है। आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, वो जो खबर है हम लोग भी स्थानीय प्रशासन से ही ले रहे हैं, लेकिन ये सभी आकलन है, एक्चुअल फिगर्स अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि एक डेवलपिंग सिचुएशन। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 200 से ज्यादा आईटीबीपी के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, नौसेना के गोताखोर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय में रखा गया है। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, 1 वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी, महिडांडा, उनको भी अलर्ट किया गया है। और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है, ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और गंगा किनारे बनी बस्तियों को खाली करा दिया गया है। हमारा तैयारी हम पूरी है, हम लोग भी राउंड्स में है। हमारा सभी जो थाना क्षेत्र है
उनको हमने अवगत करा दिया कि जिला प्रशासन के साथ मिलके जो है जो भी लो लेइंग एरियाज है वहाँ जो भी लोग हैं उनके वार्निंग देके उनको सेफ जगह पे शिफ्ट करने के लिए और जो भी काम हम कर रहे हैं उन सबको जो है सही जगह पे शिफ्ट करने के लिए हमने निर्देश किया गया है। लगातार हमारा थाने और जिला प्रशासन वाले इसमें जो है एक्टिव है। साथ ही किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आपातकालीन नंबर 911352410197, 911352412197, 919456596190 जैसे नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। जाहिर है इस वक्त मकसद एक ही है और वो है जल्द से जल्द उन लोगों का रेस्क्यू किया जाए जो अचानक आए इस सैलाब की वजह से फंसे हुए हैं। हमारे साथ लगातार आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता बने हुए हैं। सर, क्योंकि आप आपदा प्रबंधन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, हमने देखा आज दिन में तो युद्ध स्तर पर काम चला, लेकिन रात के वक्त अब कितनी बड़ी चुनौती होगी। आपने कहा कि 48 घंटे अभी सचेत रहने की जरूरत है और इस सब के बीच अंधेरा भी है क्योंकि जो आपदा प्रभावित इलाके हैं उनका संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। ऐसे में अब रात के वक्त रेस्क्यू को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जहां जान माल का खतरा हो और रेस्क्यू ऑपरेशंस जहां तक उनका सवाल है तो उसमें न तो शाम देखी जाती है न रात देखी जाती है और इस तरह के संसाधन वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कर रहे हैं उनको मुहैया कराए जाते हैं। और आपने देखा है कि भारतीय सेना की वहाँ टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम है और ये जो सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशंस है वो अक्सर रात में ही हुआ करते हैं। तो अभी सबसे बड़ा जो एम है वो लोगों की जान बचाना है, तो उसमें न तो रात देखी जाती है, न दिन देखा जाता है, न सूरज देखा जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस बदस्तूर चलते रहेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी लोगों की जान बचाई जा सके उनकी जान बचाई जाए। और क्योंकि आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप विक्टिम्स तक पहुंच जाएंगे तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। हालांकि जो हमारे ट्रुप्स हैं या जो कॉलम्स हैं उनमें उनका जो रेस्ट एंड रीफिट का जो साइकिल है उसको मेंटेन किया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने देखा कि एयर सर्वे भी किया गया था और उसके बाद लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। कहीं कई